का हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के ऊपर डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर से हम ये देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर महाभियोग किस प्रकार से लाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति भारत का राज प्रमुख होता है, यानी हेड ऑफ द नेशन कहलाता है राष्ट्रपति। दो पद हैं, हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 53, कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का अर्थ हुआ कि संसद जिन जिन विषयों पर कानून बना सकती है, उन विषयों को लागू करने, उनसे संबंधित प्रशासनिक कार्य करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन आगे लिखा है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो खुद करेगा या फिर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके माध्यम से करेगा। लेकिन आगे एक राइडर डाला है अनुच्छेद 74(1) में, देखिए इसको। अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों यानी कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार सलाह का अनुसरण करेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति कोई भी काम जो उसके कार्यपालिका शक्तियाँ जो उसे प्रदान की गई है उनसे संबंधित कोई भी काम स्वयं नहीं करेगा, बल्कि उसको परामर्श देने के लिए संघीय मंत्रिपरिषद विद्यमान है। यानी कहने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो भले ही अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित करता है, यानी संघ की सारी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को देता है, लेकिन अनुच्छेद 74(1) कहता है कि उसका प्रयोग राष्ट्रपति कभी भी नहीं करता है। राष्ट्रपति उसका प्रयोग करता है संघ के जो मंत्रिपरिषद है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसके दी गई सलाह के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करेगा। लेकिन साथ ही साथ अनुच्छेद 74 में एक और व्यवस्था दे दी गई है कि यद्यपि वह साधारणतया या अन्यथा मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मंत्रिपरिषद किसी कार्य को करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। जैसे मान लीजिए मंत्रिपरिषद ये सलाह देता है कि किसी राज्य सरकार को भंग कर दीजिए, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को पहली बार में ही मान ले। हो सकता है राष्ट्रपति उस सलाह को या उस परामर्श को मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज देगा, वापस भेज के उनसे कहेगा कि आप इस पे एक बार पुनर्विचार कीजिए, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उसके बाद मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करेगा और पुनर्विचार करने के बाद यदि वही सलाह वापस दे दे तो फिर राष्ट्रपति को वहाँ पर उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना पड़ेगा, उस सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य हो सकता है, एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि वित्तीय विधेयक जो होते हैं, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक, उनके संबंध में यह परामर्श राष्ट्रपति, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सके। कारण इसका यह है कि वो सभी विधेयक पहले से ही राष्ट्रपति की सहमति से संसद में रखे जाते हैं। चलिए, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, हमें एक अन्य वीडियो जो था भारत में लोक प्रशासन, उसमें
हम ये प्रश्न देख चुके हैं, छोटा प्रश्न है, अनुच्छेद 58 में दिया है। इसको संक्षेप में जल्दी से देख लेते हैं। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं यह है कि वो पहले तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद किसके अधीन हो सकता है? केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या कोई लोकल गवर्नमेंट के अधीन। तो लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। आगे कुछ और बातें लिखी है जो देख लेते हैं। लेकिन राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या मंत्रियों को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे राज्यपाल को कोई राज्यपाल है या उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो उसको पहले त्यागपत्र, अपने पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। या कोई मंत्री हो तो त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको लाभ का पद नहीं माना है। जब ये चुनाव जीत जाते हैं और तो फिर इनको त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पद धारण नहीं कर सकता। इसके बाद ये देखिए, 5 जून 1977 को कुछ अगंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए जारी अध्यादेश के अनुसार प्रत्याशी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। यानी ये इससे पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता था जिसके पास ये 4 योग्यताएं हैं। तो वो व्यक्ति चाहे कितना बिल्कुल भी लोकप्रिय न हो, उसे कोई जानता न हो, तो भी वो फॉर्म भर देता था। तो इससे प्रत्याशियों की संख्या बढ़ सकती थी। तो इसको रोकने के लिए ये एक अध्यादेश लाया गया 1977 में, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसके पीछे 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो उसका प्रस्ताव करे, कि उसके फॉर्म पे सिग्नेचर करे। साथ ही साथ 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उस कार्य का, राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के कार्य का अनुमोदन करे। और ये 50 व्यक्ति भी निर्वाचक जो मंडल होता है राष्ट्रपति का, अभी हम देखेंगे निर्वाचक मंडल क्या है, उसके सदस्य होने चाहिए। यानी कोई भी 50 व्यक्ति नहीं हो सकते, निर्वाचक मंडल के सदस्य ही ये 100 व्यक्ति होने चाहिए, तभी जो है वो चुनाव में फॉर्म भर सकता है, खड़ा हो सकता है। इसके अलावा जमानत राशि 15,000 रुपये कर दी गई है। 15,000 रुपये उसको जमानत राशि के रूप में जमा करवाने पड़ेंगे। और कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग यदि प्राप्त नहीं करता है तो ये जमानत उसकी जब्त कर ली जाती है। तो जो वोट डाले जाते हैं उनका 1/6 भाग उसको प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ योग्यताएं हुई। अब देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में ये दिया गया है, इसको देखिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने की दिनांक से, जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करता है, चुनाव जीतता है उससे मतलब नहीं है, अपना पद ग्रहण करता है उस दिनांक से 5 वर्ष होता है। इससे पूर्व उसे 2 तरीकों से पद से हटाया जा सकता है। क्या 2 तरीके हैं? या तो है उसका पद रिक्त हो सकता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दे। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो या तो उसकी मृत्यु हो जाए या अपना त्यागपत्र दे दे। दूसरा है कि संविधान के अतिक्रमण के लिए उस पर महाभियोग चलाया जाए। महाभियोग संसद में चलता है उसके ऊपर, तो हम देखेंगे किस प्रकार से चलाया जाता है महाभियोग बाद में। तो ये 2 तरीके हैं, मृत्यु या त्यागपत्र, और दूसरा है महाभियोग। तो इन दोनों स्थितियों में उसका पद उसके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने की दशा में 6 माह के भीतर नया निर्वाचन करवाकर उसको भरा जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर जैसे मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के 6 माह के भीतर उसका चुनाव होना जरूरी है। इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति पूरे 5 साल, ये ध्यान रखना, ये नहीं है कि जो है वो कम अवधि के लिए रहेगा, वो पूरे 5 साल अपने पद पर
बना रहेगा। जब उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी अपने पद पर बना रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। अभी हमने देखा कि पद ग्रहण की तिथि से उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मान लीजिए कि 5 वर्ष, हालांकि चुनाव उसका जो कार्यकाल समाप्त होता है उससे पहले ही करवा लिए जाते हैं, लेकिन मान लीजिए चुनाव करवाए गए हैं और इधर इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी जो नया व्यक्ति चुना गया है वो उसने अपना पद ग्रहण नहीं किया है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के उपरांत भी बढ़ जाएगा। यानी वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया व्यक्ति जो है, जो चुनकर आया है, वो पदभार ग्रहण न कर ले। इसका कारण यह है कि देश बिना राष्ट्रपति के नहीं रह सकता। इसके बाद देखिए अगला, वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है या पुनः निर्वाचित होने की कोई वो बाधा नहीं है कि वो एक बार, 2 बार या चाहे जितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में है सिस्टम की 2 बार, केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति। भारत में ऐसी कोई रोक नहीं है। कुछ दशाएं देखते हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, तो इनको देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ है, जैसे बीमार है, विदेश यात्रा पे चला गया है, तो अस्थायी रूप से बीमार हो गया राष्ट्रपति या विदेश यात्रा पे चला गया, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। एक तो यह, यदि वह अपनी पदावधि समाप्ति से पूर्व ही त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर ऐसी दशा में भी राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और यदि उसका भी पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश का भी, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यह कार्यवाहक राष्ट्रपति की व्यवस्था है हमारे संविधान में। इसके बाद आइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो अनुच्छेद 54 और 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, एक इलेक्टोरल बोर्ड बनाया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी आम जनता राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। कुछ व्यक्ति विशेष जो हैं एक इलेक्टोरल बोर्ड में जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित का अर्थ आप समझे, राष्ट्रपति खुद भी कुछ सदस्य संसद में मनोनीत करता है, तो मनोनीत जो सदस्य हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, केवल वो सदस्य जो जनता द्वारा निर्वाचित है। इसके बाद देखिए, राज्यों और संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अर्थात कि जो विधानसभाएं हैं, केवल विधानसभाएं, विधान परिषद नहीं, के निर्वाचित सदस्य, यानी जो विधानसभाएं हैं जितनी भी भारत में, विभिन्न राज्यों की है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, तो इन विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं, विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है, राज्यों का केवल एक ही सदन इसमें इन्वॉल्व है, जबकि संघ के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति सदस्य होते हैं। अब उसके बाद ये आता है कि इनका जो वोट होता है वो एक वोट एक नहीं माना जाता है, बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है, वोट का मूल्य निकाला जाता है एक फॉर्मूले से। तो वो क्या है,
तो देखिए, निर्वाचन मंडल के एक सदस्य के मत का मूल्य निर्धारण का सूत्र। क्या सूत्र है जो देखिए, सबसे पहले विधानसभा का जो सदस्य है उसके मत यानी वोट का वैल्यू मूल्य किस प्रकार से निकाला जाएगा। ये एक फॉर्मूला लगेगा। उस राज्य या संघ शासित प्रदेश, जैसे मान लीजिए वो विधायक राजस्थान का है तो राजस्थान यहाँ आ जाएगा, या वो विधायक दिल्ली का है तो दिल्ली आ जाएगा। वहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की जहाँ का वो विधायक है वहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है। उसके बाद उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करें, और राजस्थान की जनसंख्या मान लीजिए उस समय जब ये फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया था 4 करोड़ जनसंख्या थी, तो 4 करोड़ बटेवा 200 सीटें जैसे राजस्थान में है विधानसभा की, तो 4 करोड़ में 200 का भाग लगेगा और पुनः 1000 का फिर भाग लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो है एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से हर एक राज्य की जनसंख्या में वहाँ के विधानसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित, ध्यान रखिए कुल नहीं निर्वाचित, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग देकर फिर उसमें 1000 का भाग देकर हम हर एक विधानसभा में मत के मूल्य को निकाल सकते हैं। इसके बाद है संसद के सदस्य जो हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उनके मत का मूल्य कैसे निकालेंगे। हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले से सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य निकाल लेंगे। जैसे हमने राजस्थान का निकाल लिया इस फॉर्मूले से अभी वाले से, और मान लीजिए 129 आया उससे, ये राजस्थान के जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य मान लीजिए 129 आया, इसको गुणा कर देंगे हम 200 से, तो जो आएगा वो राजस्थान का कुल मत मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का निकाल लेंगे, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, सभी राज्यों का, और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी। इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद देखिए क्या करेंगे, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य का योग, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम सांसद के लिए, तो ये सभी राज्यों का इस विधि से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का 150 आया, तो 150 इंटू 401 सीटें हैं वहाँ, तो ये इस तरह से कर लेंगे। इसी प्रकार से सभी राज्यों का निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दिल्ली का जो है 200 आया एक जने का, तो 200 इंटू 70 सीटें हैं, तो इस तरह निकाल लेंगे। तो ये सभी जो राज्य हैं उन राज्यों का मूल्य निकाल लेंगे इस प्रकार से, उसकी टोटल कर लेंगे और टोटल को यहाँ रखेंगे। तो इस प्रकार यह फिर उसमें भाग देंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के जो हैं दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य लेने हैं, सारे सदस्य नहीं, तो निर्वाचित सदस्यों की दोनों का योग करके उसका भाग दे देंगे, तो एक सांसद के मत का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला रहेगा इसमें, जिसके माध्यम से हम विधानसभा और संसद दोनों के मत का मूल्य निकालेंगे। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति का ये यहाँ से देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों वैध मतों के आधे से एक अधिक के बराबर चुनाव कोटा प्राप्त करना होता है। यह एक विधि है राष्ट्रपति के चुनाव की। इसको देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और उसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और मतदान बिल्कुल गुप्त होता है। ये क्या है हम देखते हैं थोड़ा सा इसको। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का ये ध्यान रखना है, कुल मत जो पड़े उसका 50% और +1 ये प्राप्त करना होता है। तो इस विधि में ये किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे अभी। चुनाव की जो विधि है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। क्या होता है
कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को जो है 2 मत अपना मत देने के लिए वरीयता अंकित करनी होती है। देखिए जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, मान लीजिए ए, बी और सी। तो ये बैलेट पर उनका नाम होगा और जो भी व्यक्ति वोट देने जाएगा वो उनको वरीयता प्रदान करेगा। वरीयता प्रदान करेगा मतलब जैसे पहला मैं इसको दे देता हूँ, दूसरा इसको और तीसरा इसको, इस प्रकार। तो एक व्यक्ति ने तीनों को वोट दिया, 3 जने खड़े हैं, 4 जने खड़े हैं तो चारों को वोट देगा, और 2 जने खड़े हैं तो दोनों को वोट देगा। इस प्रकार से प्रत्येक जो वोटर जो जाएगा वो वरीयता क्रम में, यानी एक जने को वोट देने के स्थान पे सभी को वोट देगा और एक वरीयता अंकित करेगा। मेरा पहला वोट इसको दे दिया जैसे, या किसी इसको दे दिया, इसको दे दिया, फिर दूसरा, तीसरा। इस प्रकार से जब वोट देंगे वो, तो पहली बार में जो है प्रथम वरीयताओं की गणना होगी। प्रथम वरीयता यानी 1 नंबर जो वोट सबको मिला है, जिन जिन को 1 नंबर मिला, इस दौरान ही यदि कोई व्यक्ति 50% +1 प्राप्त कर लेता है वोटों का, तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित होना मान लिया जाएगा। लेकिन यदि प्राप्त नहीं करता है तो फिर दूसरे चरण की गणना होगी। दूसरे चरण में क्या होगा कि प्रथम चरण में जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिले हैं, सबसे कम 1 नंबर वरीयता मिली है, उसके वोट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अन्य 2 के। तो इस प्रकार से इसलिए इसको जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। और फिर दूसरे राउंड की गणना होगी, और दूसरे राउंड की गणना में फिर वही तरीका कि कम से कम 50% +1 प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक का मतलब है कि 50% +1 जो है उसको प्राप्त हो। तो दोनों बातें इसमें है कि 50% +1 भी मिलना चाहिए, और ये एकल संक्रमणीय भी है जिसमें जिस व्यक्ति को पहले राउंड में सबसे कम वरीयता प्राप्त होती है उसकी वोट को जो है दूसरों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चलिए, अब इसके निर्वाचन की कुछ कमियां आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कमियां हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और कमियां इसलिए है कि आलोचकों के अनुसार ये प्रक्रिया अत्यंत दुर्बोध और जटिल है। ये निश्चित है। एक तो लोकसभा, विधानसभा के चुनाव हम देखते हैं, उसमें सीधा होता है कि जिसने ज़्यादा वोट प्राप्त किए वो जीत गया। वहाँ 50% का और ये पहला चरण, दूसरा चरण, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सरल है प्रक्रिया, ये जटिल है। इसमें लिखा है यदि 2 से अधिक उम्मीदवार हो और प्रत्येक मतदाता केवल एक उम्मीदवार को अपना मत दे तो निर्धारित कोटा हासिल करना असंभव हो जाएगा। यह बिल्कुल सही है कि जैसे मान लीजिए ए, बी, सी 3 उम्मीदवार खड़े हैं और हर एक मतदाता जाता है जो केवल एक जने को ही वोट देता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 मतदाता है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। 3 जने गए और तीनों ने जो है वोट दिया, तो एक्स, वाई और जेड 3 मतदाता ही है मान लीजिए। छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। तो एक्स ने वोट दिया अपना ए को, 1 लिख दिया, बाकी का खाली छोड़ दिया। वाई ने अपना वोट दिया बी को और वहाँ 1 लिख दिया और बाकी को उसने वोट नहीं दिया। जेड ने अपना वोट दे दिया सी को और 1 लिख दिया और बाकी को किसी को वोट नहीं दिया। ऐसी दशा में क्या होगा कि तीनों व्यक्तियों को 1-1 वोट मिला। ठीक है, तीनों को 1-1 वोट मिला। सेकंड वोट, थर्ड वोट बिल्कुल मिला ही नहीं, वरीयता इन्होंने अंकित ही नहीं की। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को 33 से ही 1/3% वोट मिले। अब बताइए आप कोटा कैसे प्राप्त करेंगे। न आप ये कह सकते हैं कि किसी एक के मत जो है ट्रांसफ़र कर दो, ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, क्योंकि मत जो है किसी के भी कम नहीं है, किसी के भी ज़्यादा नहीं है, सबके बराबर है। चलिए अगला देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एकाधिक उम्मीदवारों का चुनाव करना हो। एकाधिक उम्मीदवार जैसे राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें एक साथ
एक से अधिक व्यक्तियों का चुनाव होता है तो वहाँ पर ये यूज़ करना चाहिए शब्द। यहाँ तो केवल एक जने का ही चुनाव हो रहा है। यद्यपि इसमें मतों का अंतरण होता है। हमने देखा कि सबसे कम जिसको वरीयता मिली है उसके मत ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मगर उसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना नहीं होता है। तो ये कुछ कमियां हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो हम देख सकते हैं। फिर भी ये प्रणाली संघीय सिद्धांतों के अनुरूप है। संघीय सिद्धांतों के अनुरूप क्यों है? क्योंकि इसमें राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और बिना किसी आर्थिक हलचल के ये समाप्त हो जाती है। ज़्यादा तामझाम नहीं होता है जैसा लोकसभा के चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, वैसा इसमें नहीं होता है। इसलिए ये पद्धति फिर भी ठीक है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधाएं क्या क्या है। तो राष्ट्रपति को बिना किराया चुकाए अपने शासकीय आवास का एक भवन अलॉट होता है, राष्ट्रपति भवन जिसे कहते हैं, का उपयोग करने और संविधान की दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते इत्यादि सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं हमारे भारत देश के, उनके वेतन भत्तों की दूसरी अनुसूची है। तो परिलब्धियां यानी वेतन भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है। उसके वेतन भत्ते और पेंशन उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, अगले के लिए किए जा सकते हैं पर उसके नहीं। वर्ष 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 5,08,000 प्रति माह, ये वेतन है राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए और 8,000 रुपये। राष्ट्रपति को अपने मासिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको फिर आधा वेतन पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सरल सा पॉइंट है, अनुच्छेद 59 में दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हम देखते हैं। इसमें क्या कुछ विशेष अधिकार है, देखिए अनुच्छेद 361 में दिया गया है विशेष अधिकार, यानी जो आम व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्या है? अपनी शक्ति के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में उस पर किसी न्यायालय में वाद नहीं चलाया जा सकता। ये महत्वपूर्ण है। अपनी शक्तियों का प्रयोग किया उसने, जैसे मान लीजिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया और वहाँ की राज्य सरकार को उसने बर्खास्त कर दिया, तो अब इस कार्य के लिए उसके ऊपर कोई न्यायालय में कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं। उसके विरुद्ध कार्यकाल के दौरान कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती, यानी ऐसा कोई वाद उस पर नहीं चलाया जा सकता कार्यकाल के दौरान। बाद में चलाया जा सकता है लेकिन कार्यकाल जो 5 वर्ष है या वापस निर्वाचित हो जाता है तो 10 वर्ष है, उस दौरान कोई ऐसा वाद नहीं चलाया जा सकता जिसमें उसको सजा प्राप्त हो। चलिए अगला है, कोई न्यायालय उसे कार्यकाल के दौरान बंदी बनाने का वारंट जारी नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट उसे गिरफ्तार करने का वारंट जारी नहीं कर सकता। ये कार्यकाल के दौरान है, ठीक है। इसके बाद है, यद्यपि उसके व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत यानी जो उसके निजी जीवन के कार्य हैं, राष्ट्रपति के कार्य नहीं, निजी जीवन के लिए उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। इस पे चलाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के कार्यों के लिए नहीं, अभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी भी 2 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। उसको पहले सूचित करना पड़ेगा 2 महीने पहले कि आपके खिलाफ ये कोर्ट में केस चलेगा। वो भी व्यक्तिगत कार्यों के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों के लिए नहीं, निजी कार्य जो उसके निजी जीवन से संबंधित है, उसके परिवार से संबंधित है, घर परिवार से, उस पे। चलिए अगला पढ़ लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 61 में दिया गया है उसका महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व ही पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो यह एक न्यायिक कल्प या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक का अर्थ है कि बिल्कुल जांच होती है, सब कुछ होता है, लेकिन न्यायालय ये कार्य नहीं कर रहा है, ये कार्य करती है संसद, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक कहा गया है। तो जो संविधान का अतिक्रमण यानी उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ये महत्वपूर्ण है
कि राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं भी स्टार्ट हो सकती है ये प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की, उस पर महाभियोग लाने की। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगता है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो फिर क्या होगा, आरोप को एक संकल्प यानी एक रेजुलेशन के रूप में, जिस पर आरोप लगाने वाले सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ये महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए लोकसभा ये लगा रही है आरोप कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो लोकसभा के जो है कम से कम 1/4 सदस्य उस आरोप पर जिसे एक प्रस्ताव के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर हस्ताक्षर करें। राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन की सूचना दी गई हो, प्रस्तावित करना होगा। यानी जब आप वो प्रस्ताव ला रहे हैं तो उस पर 1/4 सदस्यों के तो हस्ताक्षर हो ही, साथ ही साथ उसके 14 दिन पूर्व ये राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाए कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जा रहा है। ठीक है, वो जो सदन है जिसमें लाया गया, जैसे लोकसभा में लाया गया, तो उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन के पास विचारार्थ भेजा जाएगा। लोकसभा में पारित हो गया कितने बहुमत से, कम 2/3 बहुमत से। पारित होने के बाद दूसरे सदन में गया, और इस दौरान दूसरा सदन स्वयं या किसी न्यायालय के माध्यम से आरोपों की जांच करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें न्यायालय जैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, पर यह प्रक्रिया न्यायालय नहीं अपना रहा है बल्कि संसद अपना रही है। तो फिर उस आरोप की जांच करेगा दूसरा सदन, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति उस आरोप की जांच के दौरान दूसरा सदन जो करेगा, पहले ने पारित कर दिया, दूसरे के पास भेजा, दूसरा पहले जांच करेगा, जांच में राष्ट्रपति खुद उपस्थित हो सकता है या अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है। दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो उसी दिन राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है राष्ट्रपति के कि 1/4 सदस्य, जो भी सदन ये आरोप लगा रहा है उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करे, 14 दिन पहले उसको सूचना दे दे राष्ट्रपति को, और फिर जिस सदन में ये प्रस्ताव रखा जा रहा है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, 2/3 बहुमत से पारित कर दें। उसके बाद जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरा सदन एक बार जांच कर लेगा, और फिर वो देखेगा कि जांच बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, जो आरोप लगे हैं वो सही है, और 2/3 बहुमत से वो पारित कर दे, तो उसके बाद राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया हुई। और लास्ट एक ले लेते हैं, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, कि राष्ट्रपति अपनी जो शपथ लेता है उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक पालन करने, संविधान और विधि यानी कानून का संरक्षण परिरक्षण करने और जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है। उसको यह शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, चीफ जस्टिस यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो नहीं है तो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। शपथ जो है संविधान की रक्षा परिरक्षण और जनता की सेवा की शपथ लेता है। तो ये महत्वपूर्ण बात। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हमने राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न बातें इसमें देखी, और अगले वीडियो में हम लेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।